गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आशा कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और इस नया लुक के साथ मैं तो बहुत खुश भी हूँ। आपको भी लगता है कि मेरे को आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए एक मैं बताता हूँ कि आपका जो प्रोसेस करते हो, ठीक है, जो आपका रोटी खाते हो ना, वो रोटी ऐसे ही मार्केट जो होटल पे जाते हो रोटी ला आते हो, फिर आपको मिल जाता है रोटी। रोटी यहाँ पे क्या पेड़ में उगता है रोटी फलता है कि नहीं? तो क्या होता है कि आपका एक रोटी के लिए एक प्रोसेस होता है, जैसे कि आपके गेहूं के दाने का जो पेड़ है ना, वो पेड़ से गेहूं आता है। फिर उसके बाद उसको मेल्ट करके के पाउडर बनाते हैं। ठीक है, पाउडर बनाने के लिए फिर पाउडर बना के बाद वो पैकेट करते हैं, पैकेट करके से मार्केट से लाते हैं, मार्केट से लाने से पैकेट फिर उसको एक डॉ बनाते हैं। डॉ के साथ छोटा छोटा एक सर्कल जैसा बना के फिर उसको आग के ऊपर डाल देते हैं, फिर रोटी हो जाता है। तो आपको इतना प्रोसेस दे के रोटी आता है। ये सब मालूम होगा कि कितना सारे प्रोसेस एक सिर्फ रोटी के बदले में किस भी काम का देखो तो फिर एक साथ एक पर स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे आना जाना रहता है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बनेगा। रोटी के बाद अगर हम रोटी को एग्जाम्पल पे ले, फिर आप एक ही बंदा क्या सारे के सारे रोटी का काम कर लेता है कि रोटी तक पेड़ लगाने से शुरू करके रोटी खाने तक भी काम क्या एक बंदा करता है कि मैं रोटी खाऊंगा तो पहले मैं रोटी के जो पेड़ है, गेहूं का पेड़ है, उसे लगाऊंगा। फिर उसके बाद वो फलेगा, फलने के बाद मैं फेंसूंगा जाके या ग्राइंडर में, अथवा चलो बाहर दूसरे बंदे पे नहीं जाएंगे ना, मैं सिर्फ एक ही हूँ तो मैं फेंसूंगा। फिर उसके बाद उसे डब बनाऊंगा। डब के बाद फिर क्या आग में पकाऊंगा। बना के बाद में अगर खाऊंगा तो सिर्फ खाने के लिए कंप्लीट हो जाएगा कि मेरा सब का सब जो मोटिव हो ये कर सकता हूँ कि मैं उसके साथ भी क्लास भी दे सकता हूँ? नहीं। तो इसके लिए एक सेपरेट है कि एक जो कल्टीवेटर है वो पेड़ उगाता है, फिर वहां से वो लाके मार्केट में बेच देता है। फिर मार्केट में जो बिजनेस करते हैं अट्टे जो बनाते हैं रोटी का, तो वो क्या करते हैं उसको लेके पेड़ के फिर कल पैकेट करके फिर बेच देते हैं। फिर जो खाना पकाते हैं वो रेस्टोरेंट वाला उसे ले आते हैं या घर में भी आपका ले आते हैं, फिर उसके बाद उसको बना के देते हैं। फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम चलेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन रोटी बना रहा है तो वो क्या आपका समझ के आ गया कि कल्टीवेटर काम कर लिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन ने वो ला के पेड़ के पली पाउडर बना के पैकेट करने दिया, फिर रेस्टोरेंट ने उसे खरीद लिया, रेस्टोरेंट ने हमको दे दिया रोटी बना के, तो हमने खा लिया, हमारे पेट को थोड़ा ठंडक मिल गई। मगर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या ऐसे ही बना देता है कि आ गया पाउडर बन गया पैकेट हो गया? तो उसका भी एक भी डिवाइड होके प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि ये पाउडर बनाते हैं उसका लिए तो पाउडर बन पहले उसको ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग के बाद उसको थोड़ा पॉलिश करते हैं, फिर जो उसमें डस्ट आ जाता है जो उसका ऊपर का छिलका की वो क्या मेरे को तो वो सब मालूम नहीं है, फिर वो जो आता है ना उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, उससे अलग करने के बाद फिर उसे पैकेट करने के लिए फिर पैकेट करने के बाद आपको मार्केट में सेलेबल के लिए भेज देते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाता है, फिर हमके पास घुमा फिर के हमारे पास आके मिलता है। वो भी कल्टीवेटर भी कुछ कल्टीवेटर भी होते हैं। और ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस होता है कंपनी के अंदर भी। वो भी जो उनका पार्ट बच पड़ा है ना उसको भी थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है एक एक प्रोसेस को एक एक डिपार्टमेंट के नाम पे मानते हैं। अच्छा डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट में
क्या होता है कि आपका एक डिपार्टमेंट का एक ही प्रोसेस होता है कि ये वाला डिपार्टमेंट ने वो पलिश कर लेगा कि वो ग्राइंडिंग कर लेगा, फिर ग्राइंडिंग करने के बाद आइदर वो ग्राइंडिंग हुआ गेहूं के वेट के, तो वो चाहे तो फर्दर मार्केटिंग कर सकता है या नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज सकता है। ठीक, इसे ही तो उसके लिए डायरेक्ट मार्केट हो सकता है या दूसरे सेकंड डिपार्टमेंट को भेज सकता है। किसके लिए तो बिल्कुल डिपार्टमेंट का जो मार्केट का ऑप्शन नहीं होता है कि एक प्रोसेस होने के बाद दूसरे प्रोसेस को जाना ही चाहिए, फिर उसके बाद फाइनल मार्केट हो सकता है। या आप कुछ मार्केट भी कर सकते हो और सेकंड प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हो। वो किस क्या करना चाहिए, वो सेकंड प्रोसेसिंग को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कि अभी सेल कर देना चाहिए, वो क्या प्रॉफिट होगा, वो तो डिफरेंट डिसीजन हो गया। उसको आप फाइनल में कस्टिंग के देखेंगे ये वाला क्या डिसीजन क्या लेना है, ट्रांसफर करना है या आपको आगे ट्रांसफर करना है या यहाँ से सेल कर देना है, वो डिसीजन का पार्ट है। मगर हमारे ये सिलेबस में हमारे डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफर करेगा, वो मार्केट को जो बेचेगा वो छोड़ दीजिए, डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा। डिपार्टमेंट को जो ट्रांसफर करता है डिपार्टमेंट के अंदर, अच्छा ठीक है, तो हमने देखा कि एक बिजनेस के अंदर वेरियस प्रोसेस होता है। ठीक है, एक बिजनेस के अंदर सपोज ये वाला बिजनेस है तो इसके अंदर वेरियस डिपार्टमेंट होता है कि ऑपरेशन एंड फाइनेंस का, उसको जो ऑपरेशन करता है ना उसके साथ आप एक प्रोसेस होता है, फिर वो प्रोसेस के बाद आइदर ये मार्केटिंग कर सकता है, यहां से डायरेक्ट मार्केट ले सकता है, या सेकंड ऑप्शन आपके पास ये ट्रांसफर कर सकता है डिपार्टमेंट को। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट फिर डिपार्टमेंट प्रोसेस के अंदर प्रोसेस वो भी करता है और फिर डिपार्टमेंट 2 ने क्या करेगा कि मार्केट को भेज देगा या डायरेक्ट प्रोसेस 3 करेगा, वो वाला फाइनल मार्केट को जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस के अंदर हम तो डिपार्टमेंट जो भेजेगा, कंपनी तो एक है, डिपार्टमेंट भेजेगा तो किस प्राइस में भेजेगा, आइदर वो पूरा जो जितना खर्च किया है उस प्राइस पे भेजेगा या कुछ दूसरे कुछ एडिशन करके भेजेगा। वो डिपार्टमेंट भी चॉइस करता है कि हम कुछ डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि पूरा कॉस्ट इनकर हुआ है उसके इसी प्राइस से भेज देते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट कॉस्ट ही भेजते हैं। क्यों भेजना कॉस्ट के चाहिए, अक्सर डिपार्टमेंट में अगर मैं देखूंगा कि मेरे डिपार्टमेंट का अगर मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे प्रोसेस 1 का डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोसेस 1 डिपार्टमेंट में कुछ प्रोडक्ट आपका मार्केट को आता है, वो डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा, वो बोलेगा भाई साहब, कंपनी उसको पूछेगा कि कंपनी का जो सीईओ है कि आपका जनरल मैनेजर है, पूछेगा भाई तेरा डिपार्टमेंट में प्रॉफिट क्या है, तेरे को मैं कमीशन कैसे डिसाइड करूंगा। तो वो क्या करेगा कि क्या भाई सर देखिए मेरे तो जो प्रोडक्ट होता है तो मैं तो ट्रांसफर कर देता हूँ दूसरे डिपार्टमेंट को, वो भी जितना में खर्च हुआ है इसके ऊपर तो मेरा प्रॉफिट कहाँ आएगा। तो अच्छा, प्रॉफिट के ऊपर प्रोडक्ट में कमीशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि प्रॉफिट तो मेरा नहीं है। तो डिपार्टमेंट के मैनेजर ने, जनरल मैनेजर, वो बोला कि बिजनेस के, अच्छा मेरे को तो प्रॉफिट के ऊपर ही देना चाहिए कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता है। अगर ये प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदो तो कुछ तो मार्केट में बेचने से प्रॉफिट आएगा, अगर हम प्रोडक्शन में लीक कर देंगे आपका कमीशन तो मिल जाएगा, मगर मेरे को प्रॉफिट के ऊपर आपको देना है, फिर डिसीजन लेना है कि आपका डिपार्टमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं तो हम तो मार्केट से भी आप जो बोल रहे हैं हम आपके ऊपर जो कमीशन डिसाइड करेंगे तो आपके लिए, तो इसलिए क्या करता है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर वो क्या करता है कि उसके डिपार्टमेंट के लिए वो कुछ ट्रांसफर कर देता है उस प्राइस के कॉस्ट प्राइस के साथ कुछ परसेंटेज एग्रीड परसेंटेज में ऐड करके वो डिपार्टमेंट को हैंड ओवर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पर डिपार्टमेंट एक आप समझोगे सोचोगे कि कंपनी तो एक है, फिर डिपार्टमेंट के अंदर इतना भेदभाव क्यों है। आपकी माइंड में
शायद मुझे लग रहा है कि ये बात आ रही है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि आपको बुरा ना लगे, लगे तो लगने दो, मगर समझाने के लिए चाहिए। एक पेरेंट कंपनी है, वो पेरेंट का 2 बच्चे थे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2 ब्रदर। क्या 2 ब्रदर में इतना समझौता है कि एक ही तरह काम करते हैं? नहीं, वो चाहिए नहीं नहीं मैं थोड़ा मेरे बीवी बच्चे के लिए मैं थोड़ा अलग से देखूं, उनके बीवी बच्चे के लिए अलग से देखूं। इसलिए क्या करते हैं कि ना, वो कुछ भी ऐसा हो कि उसमें भी तो बात आ जाता है भाई के ब्लड के रिलेशन में। तो वो डिपार्टमेंट का अगर जो हेड है, इस डिपार्टमेंट का हेड है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का है, मगर तो डिफरेंट ब्रॉड लोकेशन में ना, डिफरेंट आदमी तो है। तो इसलिए उनके पास उनके कंसेप्ट के हिसाब से उनको कुछ यहाँ वापस करनी चाहिए। इस प्राइस में अगर ट्रांसफर करेगा कॉस्ट प्लस एग्रीड प्रॉफिट में, ऐसे ही प्रोसेस 3 में होता है आपके डिपार्टमेंट अंदर। तो हम डिपार्टमेंटल अकाउंट में जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या देखेंगे हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट होता है, और एक एग्जांपल में लेता हूं कि अच्छा होगा कि एक पेरेंट के 2 बच्चे थे, बंटी और बबली। क्या समझ में आएगा? ये बंटी और बबली। अच्छा, नाम भी मेंशन कर देता हूं, बंटी एंड बबली। आपका नाम से मालूम चल गया होगा कि ये मेल बंदा है और ये फीमेल है या लेडीज, ये जेंट्स बॉयज है, ये गर्ल है, ठीक है। अगर डैडी ने क्या किया कि उनके लिए एक ड्रेस लाया, लेडीज का ड्रेस लाया, तो हम सोचेंगे कि लेडीज ड्रेस किसको होगा? ये बबली के लिए होगा या बंटी पहनेगा? अगर वो थर्ड डेंजर नहीं है तो बिल्कुल नहीं बंटी पहनेगा, वो तो सब मानते हैं कि वो मेल ही है, तो इसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो लेडीज जो ड्रेस कस्ट्यूम लाए हैं वो बंटी बबली के लिए है। एक बॉयज ड्रेस है तो वो भी पहनेगा, मगर ये किसके लिए नहीं है? एक समझो, पापा ने क्या किया कि एक लैपटॉप लाया, ठीक है, एक लैपटॉप लाया, ये वाला लैपटॉप है, ठीक है। ये जो लैपटॉप लाया, दोनों को पकड़ा दिया कि तुम देखो, वो दोनों एक साथ ही उसको, मेरे पास 2 देने के लिए ना सफिशिएंट नहीं है, मैं दे नहीं पाऊंगा, एक ही है आप 2 भाई बहन, एक तो 2 भाई बहन है ना, उसके साथ काम चला लो। तो आप क्या करोगे? किसको दोगे? दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, तो क्या करोगे कि इसको आप डाल दोगे इसमें या इसमें कस्ट में डालोगे? किस कस्ट में डालोगे? समझ रहे हैं ना? तो दोनों तो यूज किए, तो हम ये आप सोच रहे हो, मेरे को मालूम है कि दोनों जो जितना यूज कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से उसको बांट दो, उसका कॉस्ट किसके ऊपर कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे कि वो यूज करता है कि वो बोला है कि मैं 12 महीना से 10 महीना मैं यूज करूंगा, तेरे 2 महीना है, तू छोटा बहन है, छोटी है मेरे से, तो तू 2 महीना यूज करेगा, ठीक है। इसी रेशियो से हम यहाँ क्या करेंगे कि जो लैपटॉप का कॉस्ट है इसके ऊपर चार्ज कर देंगे, बबली के ऊपर इतना चार्ज कर देंगे। आ गई। अभी वापस आते हैं कि डैडी ने क्या किया। अच्छा, डैडी क्यों है कॉस्ट से डिवाइड कर रहे हैं कि वापस लेना है, मेरे को देखना है कि कौन बाद में मेरे को कितना अमाउंट कलेक्ट करके देता है, मैं उनके ऊपर कितना खर्च किया था। अच्छा, ऐसे ही नहीं होता है, मैं इस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या किया ना डैडी ने एक बावल में, ये एक बावल है, ये बावल के अंदर, ठीक है, क्या है, रसगुल्ला भर के ले आए, ठीक है। कितना रसगुल्ला? आपके 10 रसगुल्ला थे, ठीक है। 10 रसगुल्ला को वो दे दिए। तो वो 10 रसगुल्ला को देने से के बाद ये बड़ा था ना, वो क्या किया कि 8 रसगुल्ला खा ली, ये सिर्फ 2 रसगुल्ला खाए। उनके भाग में, उनके शीशे में पड़ा के 2 रसगुल्ला पड़ा। तो हम बांटे गए, तो हम शेयर करेंगे, तो उसका प्राइस बंटी के ऊपर कितना शेयर करना चाहिए? या 50-50? अगर 10 एक रुपीज है, अगर एक रसगुल्ला का 1 रुपये है, तो इसके ऊपर 8 रुपीज शेयर करेंगे, इसके ऊपर 2 रुपीज शेयर करेंगे, या नहीं
10 रुपया का आया था, इसमें 5, इसमें 5, नहीं ना, कॉमन एक्सपेंडिचर है। तो एक अप्रोप्रिएट मेथड देखते हैं कि किस रेशियो से वो लगेगा। मगर आपके पास अगर ये मालूम नहीं कि कितने कितना रसगुल्ला खाया, कितने कितना रसगुल्ला खाया वो मालूम नहीं, तो आप क्या करोगे? 50-50 कर लोगे, या और एक क्या करोगे, हम लगाओगे कि अच्छा ये बड़ा है ना, ये ऐसे 6 रसगुल्ला ये खाया होगा, इसके लिए 6 है, इसके लिए 4 है, ये 6 से ज्यादा नहीं खा पाएगा और ये 6 से कम भी नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो इसी तो ये एक अंदाजा आएगा कि 6-4। अगर आपको मालूम है कि ये इतना लाया, ये इतना खाया 8, ये खाया 2, तो इसमें ना डिवाइड कर लेंगे, इसके प्राइस के ऊपर चार्ज कर देंगे। मगर मालूम नहीं, ये तो पक्का पता है कि 6 ये खाएगा, 6 से कम नहीं खाएगा, मगर ये 4 से ज्यादा नहीं खा पाएगा, तो 6-4 से डिवाइड कर लेंगे। या इसका अंदाजा भी नहीं है कि कितना क्या खाएगा, ठीक है, तो वो 50-50 हम कर लेंगे। ये जो डिफरेंट हम प्रोसेस लेते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कि इक्विटेबल मेथड, कि किस मेथड से हम जो कॉमन एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो एक नहीं कि ये एक ही मेथड में होगा। अगर एक ही, अगर ये रेशियो दिया है कि आपका रेंट पेमेंट हुआ है, ये फ्लोर रेशियो में पेमेंट हुआ, वो आप गलत सोच रहे हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। पहले तो ये वाला जो नंबर कितना जितना जी आया है उसके ऊपर डालेंगे, मतलब रेंट, इसका रेंट इतना है, उसका रेंट इतना है, नहीं है तो फ्लोर एरिया में डालेंगे और रेंट में है। अगर फ्लोर एरिया भी नहीं है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाला एक प्रोसेस सिस्टम होता है कि एक के बाद एक अल्टरनेटिव देखेंगे, पहले बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर सेकंड अल्टरनेटिव, फिर थर्ड। पहले जो लेडीज का कॉस्ट्यूम था पूरा तो चार्ज कर दिया, मतलब अगर कुछ रेंट, कुछ एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का है उसको उसमें चार्ज कर लेंगे। अगर कुछ डिपार्टमेंट का कॉमन एक्सपेंडिचर है तो इक्विटेबल के रेशियो से, इक्विटेबल मेथड के बेसिस से हम चार्ज कर लेंगे। अभी हम आते हैं कि चार्ट के ऊपर कि हमने जो डिस्कस तो मैंने ओवरऑल ही कर लिया, फिर हम देखते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन जो किया हूं मैं वन नोट्स में, तो उसके ऊपर आते हैं। अभी चलते हैं कि एक डिपार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा हम ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे डिपार्टमेंट होगा। एक तो डिपार्टमेंट आपका होगा अकाउंट्स और फाइनेंस, कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोलते हैं कि उनका प्रोसेस नहीं होता, वो प्रॉफिट सेंटर नहीं है, वो उनके साथ सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं, मैनेज करते हैं। मगर जिसमें रियल प्रोसेस होता है प्रोडक्शन में, तो वो एक डिपार्टमेंट हो गया, प्रोसेस 1 हो गया, ठीक है। फिर प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इसी हिसाब से आपका हो गया, समझो। फिर एक डिपार्टमेंट क्या होता है कि डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है। क्या है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट है आपका कि जिस डिपार्टमेंट में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफरिंग होता है, मतलब आपका एक प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोसेस 1 का आउटपुट आप एक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल इनपुट बन जाता है, फिर एक प्रोसेस 2 से निकल के आउटपुट या मार्केट्स में हम सेल करते हैं। वो जो डिपार्टमेंट है, इस लेवल का डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कि डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट which transfer goods from one department to another department for further processing, ठीक है। अभी देखेंगे कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट आपको समझ में आ गया। अगर डिफरेंट होगा कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्या होगा आपके लिए, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कि जहां होगा, जहां वर्क इंडिपेंडेंटली होगा, नेग्लिजिबल ट्रांसफर होता है, कुछ चाहिए तो यहां से कम प्रोडक्शन कर लेते हैं, नहीं तो उनका डायरेक्ट मार्केट होता है कि एक डिपार्टमेंट के ऊपर डायरेक्ट मार्केट होता है, दूसरे डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मार्केट होता है। एक मान लो एक कंपनी है, अच्छा एक डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल हम लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट एक पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग को चलते हैं। आपको पीवीसी पाइप समझ में आ गया ना, जो नल में पानी आता है ना, वो आप वो पीने के लिए, वो नल को हम बोलते हैं कि पीवीसी पाइप, वो पाइप को हम बोलते हैं पीवीसी पाइप। अच्छा उसमें जो
क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट होता है कि वो सारे के सारे जो प्रोसेस को, जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको मेल्ट कर देता है, फिर मेल्ट करके उसको क्या बेच पाएगा मार्केट में? नहीं बेचेगा। वो दूसरे डिपार्टमेंट वो मेल्ट वो मशीन के थ्रू ट्रांसफर होता है दूसरे डिपार्टमेंट, वो साइज शेप पे जो शेप चाहिए उस शेप को से लाता है, फिर एक कूलिंग करता है। कूलिंग डिपार्टमेंट एक का आता है थ्रेडिंग करने के लिए, उसके जो थ्रेड बनाते हैं ना सेट करने के लिए, उसको थ्रेडिंग बनाते हैं। फिर थ्रेडिंग होने के बाद वो गोडाउन में चला जाता है मार्केटिंग के लिए। तो वो प्रोसेस 2-3 प्रोसेस के ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसके हम चाहेंगे तो वो जो विदाउट थ्रेडिंग या जो रॉ बनाए हैं, रॉ मटेरियल से एक शेप बनाए, उसको हम डायरेक्ट बेच नहीं सकते मार्केट से, वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं कि डिपेंडेंट। अगर इसके ऊपर हम एग्जाम्पल लेंगे तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपका एक लेदर डिपार्टमेंट है, एक शू डिपार्टमेंट है। अगर चाहोगे तो लेदर के डायरेक्ट मार्केट कर सकते हो एक्सटर्नल मार्केट से, लेदर को आप मार्केट कर सकते हो, शू को भी आपको मार्केट कर सकते हो। अगर और लेदर क्या कर सकता है कि शू डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर कर सकता है, वो करने के बाद भी वो मार्केटिंग हो सकता है कुछ तक, मगर वो उसका डायरेक्ट मार्केट होता है, डायरेक्ट मार्केट में भी वो बेच सकते हैं। इस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है कि लेदर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट रोल कर सकता है मगर डिपार्टमेंट। तो इस टाइप के डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, जिसमें आपका एक डिपार्टमेंट डायरेक्टली मार्केट कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। अभी चलते हैं कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ठीक, क्या क्या मेथड हम अगर अकाउंटिंग करेंगे, मेथड्स क्या फॉलो करेंगे? एक तो आपका अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट केप्ट बुक्स विथ ए कॉलम है। एक एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट कॉलम कर देंगे, ऐसे कॉलम कर देते हैं कि एक डिपार्टमेंट है, एक खर्चा हुआ है, मेरा एक्सपेंसेस हुआ है, और ये डिपार्टमेंट ए बी सी डी जो खर्चा हुआ है, रेंट पेमेंट हुआ है, इस डिपार्टमेंट का ये एक ही बुक्स में सारे के सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको एक मेथड लगता है कि एक ऑल डिपार्टमेंट आर केप्ट विथ ए सिंगल, और एक सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं, सेट ऑफ बुक्स, मतलब डिपार्टमेंट हर किसी डिपार्टमेंट एक डिफरेंट डिफरेंट बुक्स मेंटेन करता है। आपको टाली अगर मालूम है तो क्या करते हैं ना, वो अपना टाली खुद मेंटेन करता है, डिपार्टमेंट ए अपना खुद मेंटेन करता है, बी अपना में खुद मेंटेन करता है, तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है वो जो अगर कोई कॉमन एक्सपेंडिचर होता है वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। फिर उसके बाद में आ जाएगा एलोकेशन करेंगे इक्विटेबल बेसिस में। ठीक है, अभी एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस को आते हैं। तो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस में हम देखेंगे, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस में कुछ आइडेंटिफाइबल हो जाता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। जैसे कि हम बोले थे कि हमारा बंटिया बाबली एग्जांपल में लेडीज का कस्टम था, जेंट्स का कस्टम था, तो इसलिए एक डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर खर्च हुआ। अगर उस पीवीसी पाइप से हम लेंगे, थ्रेडिंग के लिए जो मशीन आता है, थ्रेडिंग डिपार्टमेंट को चला पटा देंगे कि पूरा का पूरा थ्रेडिंग डिपार्टमेंट का है। अभी कुछ एक्सपेंडिचर होता है कि कॉमन का नेचर होता है कि और दोनों डिपार्टमेंट या पूरे सारे के सारे डिपार्टमेंट में ऊपर लगता है। तो जैसे कि रसगुल्ला था, कंप्यूटर था, हमने हमारे एग्जाम्पल में खरीदा था, तो इस तरह की एक कॉमन एक्सपेंडिचर होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक इक्विटेबल मेथड देखेंगे कि किस मेथड से हम उसको एलोकेट करेंगे कि इस डिपार्टमेंट को किसके ऊपर, इक्विटेबल के बेसिस में। इक्विटेबल तो बेसिस आपको मालूम हो गया होगा बंटी बबल के एग्जाम्पल से, एक ही एग्जाम्पल में सारे के सारे चैप्टर को रिवाइज कर दिया था। अभी चलते हैं कि थोड़ा अडोप्टेबल इक्विटेबल बेसिस क्या है, नहीं कि वो मैंडेटरी है। आप सोचोगे कि इसके लिए हम यह करेंगे, इसे नहीं दिया तो हम एलोकेट नहीं कर पाएंगे एक्सप्रेस, ऐसा नहीं, एक दूसरे ऑप्शन देखेंगे हम। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो बैलेंसिंग कर लो, 50-50 कर लो। अभी देखेंगे कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर है जिसका एक बेसिस होता है, वो बेसिस क्या होता है। चलो अभी देखते हैं कि कॉमन एक्सपेंडिचर है जिसके लिए कुछ
क्या होता है कि क्या बेसिस होगा हम देखेंगे। पहले देखिए, पहले पॉइंट पर आपका रेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग है, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है। आपको कैसे लगता है कि वो कैसे डिवाइड करना चाहिए? ये रेंट प्लम है और रेंट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग का हुआ है, बिल्डिंग का प्लांट मशीनरी का रिपेयर मेंटेनेंस हुआ है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग हुआ है। अगर हम देखेंगे कि रेंट आपको मालूम चलता है कि किस रेशियो से वो हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं कि ये रेंट उसके लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए इतना है, बी डिपार्टमेंट के लिए इतना है, सी डिपार्टमेंट के लिए उससे भेजिए वो जो आइडेंटिफाई है। मगर कॉमन में यूज हुआ है तो इसके लिए हम देखेंगे कि फ्लोर एरिया के हिसाब से कितना, कौन सा डिपार्टमेंट कितना फ्लोर एरिया कवर किया है, कितना एरिया ऑक्यूपेंसी में लिया है, तो वह फ्लोर एरिया के बेसिस में हम बचेंगे। अगर फ्लोर एरिया हमको अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करोगे कि रेंट के लिए डिवाइड कर लेंगे। रिपेयरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए, अगर प्लांट मशीनरी में कितना वर्थ वैल्यू है, प्लांट मशीनरी का इसका कितना है, उतना कितना है, वो अगर मिल सकता है तो उसके हिसाब से रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट मशीनरी के वैल्यू के हिसाब से हम रिपेयर मेंटेनेंस को देखेंगे तो अच्छा रहेगा कि हम जो ना प्लांट मशीनरी का वैल्यू है जिस डिपार्टमेंट का, अगर पर्टिकुलर या ये पता चल जाता है कि ये इस डिपार्टमेंट का प्लांट का रिपेयर हुआ है तो ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर दो। अगर नहीं कॉमन हुआ है मगर मालूम चलता है कि डिपार्टमेंट का प्लांट मशीनरी का वैल्यू इतना है, वो वैल्यू इतना है, मगर कॉमन बिल आया है रिपेयर मेंटेनेंस को तो आप क्या करोगे, वैल्यू के हिसाब से डिवाइड करो। नहीं तो आप फ्लोर, अगर ये भी मालूम नहीं है, आप फ्लोर एरिया के बेसिस पे आपका प्लांट मशीनरी भी कवर हुआ है तो इसी हिसाब से आप क्या करो, भेज दो। अगर आप अभी देखेंगे लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपका जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी कंजप्शन है, उसको हम कैसे बांटोगे। आपको पूरा मालूम होगा कि अब भैया इलेक्ट्रिसिटी का तो बिल आया होगा, अरे मेरे को भी मालूम है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, मैं करूँ ये कॉमन एक्सपेंडिचर है, एक ही बिल आया है दोनों डिपार्टमेंट के लिए, तो इतना कैसे डिवाइड करोगे भाई। अच्छा, आप अलग मीटर लगा है कि इस डिपार्टमेंट के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा उस यूनिट के हिसाब से बांट दो ना। अगर नहीं है तो अलग मेथड देखेंगे। तो यूनिट ऑफ कंजप्शन के बेसिस आप शेयरिंग कर दो वो एक्सपेंडिचर को, आपका इसके मीटर के हिसाब से बिल एक हो मगर इस जिस यूनिट में आया है, अच्छा इसका इलेक्ट्रिक बिल होता है कि मिनिमम चार्ज लगाता है, फिर यूनिट के ऊपर लगाता है, फिर ड्यूटी लगाता है। तो इसलिए आप बोलोगे अच्छा एक तो 2 रुपीज 70 पैसे का एक होता है कि सॉरी 5.60 का है, तो आप करो इस यूनिट में इसमें डाल दो, इसके यूनिट में मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये जो एक्सपेंडिचर कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे कि क्या पूरा का इलेक्ट्रिक बिल को इस यूनिट के रेशियो से डाल देंगे कि कितना आएगा। ठीक है, जितना यूनिट है यूनिट का, अगर इलेक्ट्रिक बिल वो समझेंगे नहीं कि मिनिमम मैक्सिमम, वो वाला बंदा ना वो दिमाग में है तो निकाल के फेंक दो। आप सिर्फ देखो कि इलेक्ट्रिक बिल आपका कितना है, इलेक्ट्रिक बिल आया है 20,000 रुपीज का, ठीक है, आपके दोनों यूनिट लगा है, एक यूनिट में आया है 100 यूनिट और दूसरे यूनिट में आया है 50 यूनिट, टोटल आप आ गए 150 यूनिट, तो 20,000 आपका 150 यूनिट का हो गया, फिर 100 यूनिट का कितना हुआ, या हमको इसमें रेशियो बोलेंगे तो वो हो गया 2:1 3, 20,000 आपका 3 यूनिट 3/2, तो इस रेशियो से बांटोगे कि कितना अमाउंट हुए वो तो हम क्या करेंगे कि इसी इक्विटेबल के बेसिस से हम वो शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आपका सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, पॉइंट नंबर 3 में हूं। डिस्काउंट्स, बैड डेट, सेलिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट आउटवर्ड, ट्रैवलिंग, सेल्स मैनेजर का कमीशन, ऐसे कुछ सेल्स रिलेटेड हो गया है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हम क्या करोगे, सेल के हिसाब से बांट दोगे, सेल जितना हुआ है जिस डिपार्टमेंट में सेल्स के वैल्यू के हिसाब से शेयर कर दो ना। फिर कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो परचेज से सप्लायर से मिलता है, तो सप्लायर से जितना परचेज हुआ है, जो इस डिपार्टमेंट का जितना परचेज हुआ है कैरेज इनवर्ड, उसी हिसाब से परचेज के हिसाब से डाल दो। वेजेस सैलरी,
पहले आप क्या करोगे, वेजेस सैलरी के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं, पहले तो ये पता करो कि कितना एम्प्लॉई का या एम्प्लॉइज का सैलरी या वेजेस आपका उस डिपार्टमेंट का, उसको उस डिपार्टमेंट में भेज दो। और ये उसके बाद देखोगे कितना जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो कॉमन यूज करते हैं, फिर उसको आपको करोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से तू भेज दे कि उसका उतना है टोटल मिला के निकाल दे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के पहले हो गया। अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है मगर आपके पास किस डिपार्टमेंट में कितना इतना रोटेशन होता है कि आपको इतना टाइम एम्प्लॉय टर्नओवर है, आपको नहीं कब कितना आता है, कौन ले के जाता है, उसके हिसाब रखना डिफिकल्ट होता है। फिर आपका क्या करोगे कि टाइम के बेसिस से, मतलब एक बंदा है जो पूरा दिनों में पूरा दिन भर उसमें 8 घंटा से वो 6 घंटा एक डिपार्टमेंट में होता है, 2 घंटा एक डिपार्टमेंट में, अगर इस रेशियो से काम करता है तो उस रेशियो से मतलब या नहीं इतना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस डिपार्टमेंट में, इतने डिपार्टमेंट नंबर ऑफ दिस डिपार्टमेंट, तो इस हिसाब से ही आप डिवाइड ही कर दोगे। फिर डेप्रिसिएशन 6 नंबर पॉइंट करते हैं, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस रिपेयरमेंट एंड सब कैपिटल एसेट, क्या करोगे बोलो ना। पहले तो अब वैल्यू के एसेट से हिसाब से वैल्यू ऑफ एसेट, अगर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दिया है दोनों डिपार्टमेंट का, दोनों डिपार्टमेंट में फर्नीचर यूज होता है, तो देखिए ना फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आपका 20,000 है, डिपार्टमेंट ए में आपका फर्नीचर है 2 लाख रुपीज, डिपार्टमेंट बी में आपका है कितना 5 लाख रुपीज, तो टोटल का डेप्रिसिएशन आपका हुआ है 20,000। तो ये काम करते हो ना, ये 2 लाख 5 लाख के रेशियो में आप 2:5 में ये 20,000 को बैठ, या ऐसे नहीं है तो टाइम अगर वैल्यू नहीं है तो टाइम के बेसिस से किस डिपार्टमेंट में कितना टाइम दिया है, ये मशीन जो है इस डिपार्टमेंट ने कितना काम किया है घंटे, इस डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम किए, तो इस हिसाब से टाइम के बेसिस हिसाब से आप, मगर पहले वाला ये वाला नंबर तो 1 में दूंगा, नंबर 2 स्किप करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, ये तो सिर्फ टाइम बेसिस में ही बांट सकते हो और कुछ नहीं, कितना टाइम किसको कितना दिया है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस वही बात है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से। देन आपका आ गया पीएफईएसआई का कंट्रीब्यूशन। पीएफईएसआई में आप काम करो ना, जितना एम्प्लॉई जिस हेड में काम कर रहे हैं उनका पीएफई उस डिपार्टमेंट को चार्ज करो, अगर नहीं है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वो ज्यादा तकलीफ होता है, तो आप काम करो ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इलिजिबल फॉर पीएफ एंड ईएसआई, जितना ईएसआई का है ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अच्छा ऐसे को ऐसे लिखते हैं, एलिजिबल फॉर वेजेस और सैलरीज, जिनके पीएफईएसआई कट रहा है ना उनका वेजेस सैलरीज के हिसाब से आप क्या करोगे, इस रेशियो से नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जितने एम्प्लॉई पीएफ सैलरी के लिए एलिजिबल है इतने डिपार्टमेंट में, दोनों डिपार्टमेंट में इतने 10 एम्प्लॉई है जो पीएफईएसआई के लिए एलिजिबल है, इसमें 5 एम्प्लॉइज है जो पीएफईएसआई के लिए एलिजिबल है, तो 10:5 में रेशियो में बांट। और क्या होता है कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा भी होता है कि जो इनकम्स मस्ट बी ए फाइनेंशियल नेचर, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ले गए, इन्वेस्टमेंट कर दे, ये बिल्कुल कुछ डिपार्टमेंट का रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं करके आप जनरल पीएल में चार्ज कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट हो गया, वो कुछ डिपार्टमेंट का ऐसा नहीं है, ये एक ऑपरेशनल से डिफरेंट है, तो इसलिए हम क्या करोगे कि उसको किस डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं करके आप सीधे जनरल पीएल में डाल दोगे। चलिए पहले के हम क्या करोगे, पहले की प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर जितना देखे, फिर हम देखेंगे कि ट्रांसफर अगर
यहाँ तक हम देखा कि ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर आपका कुछ भी मेथड से हो सकता है। ट्रांसफर आपका डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी की अगर ट्रांसफर हम करेंगे तो इधर कास्ट में होगा या आपका कास्ट प्लस कुछ परसेंटेज में होगा, प्रॉफिट के हिसाब से, एग्रीड परसेंटेज के हिसाब से। मगर ये सब बात हम बाद में नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट क्लास को। अभी के लिए हम देखते हैं कि अगर वो सिर्फ कास्ट ही ट्रांसफर हुआ है, उसी हिसाब से एक प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस को लेते हैं, ठीक है। फिर हम सेकंड क्लास में, अगर इसके लेक्चर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि हम पहले लेक्चर स्कूल जो ले रहे हैं वो कास्ट के बेसिस पे अगर ट्रांसफर हुआ है उसके ऊपर एक लेक्चर ले रहे, डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी की जो ट्रांसफर। सेकंड हम लेंगे कि कास्ट के बदले कुछ ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं उसको, कि सिंपल की कास्ट प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्राइस जोड़ के उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा देते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं ए से बी को। ये वाला हम सेकंड लेक्चर में लेंगे, ठीक है। और एक थर्ड लेक्चर में लेंगे, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपका मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, जिसको हम सही से देखेंगे और थोड़ा स्लो प्रोसेस इसमें करेंगे कि थोड़ा समझ में आ जाए। ज्यादातर बच्चे को, स्टूडेंट्स को ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आता है, तो इसको हम क्या करोगे कि थोड़ा समझ में लेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे भाई बच्चों, रट्टा नहीं लगाएंगे। हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या है, कैसे हम उसे निकालेंगे, उसमें प्रॉफिट और क्यों निकलता है, उसी हिसाब से हम थोड़ा स्लो से वो वाला लेक्चर 3 को हम कंप्लीट करोगे। फिर लेक्चर 3 के साथ हम जो एमसीक्यू लेते हैं ना, वो एमसीक्यू भी ले जाएंगे वो लेक्चर 3 के साथ, ठीक है। अभी के लिए एक प्रॉब्लम इसके ऊपर, क्लास 1 के ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं कि जी कास्ट में ट्रांसफर हुआ है। फिर उसके बाद हम सेकंड क्लास में देखेंगे, लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांसफर प्राइस में ट्रांसफर हो, डिफरेंट प्राइस कास्ट से ज्यादा कुछ ऊपर कुछ ऐड करने के बाद ट्रांसफर होता है, तो उसमें कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा ना क्या होता है कि गंदा हो जाता है ये पेज, तो इसलिए मैं निकाल देता हूँ, नहीं तो वो बाद में कुछ काम का नहीं होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा इसके लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको व्हाट्सअप से ये वाला प्रिंट करके देखूंगा, प्रिंट हो सकता है या नहीं, वो हो सकता है तो भेज दूंगा। ऐसे नहीं कि आप व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करते जाओ फिर नहीं, एक बार बोल देना, मैं देखूंगा, मेरा टाइम होने के हिसाब से मैं भेजूंगा। अगर हो सकता है तो कॉमन प्लेटफॉर्म में कुछ मैं कर सकता हूँ। अभी चलते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। ये भी आपका एक इंस्टीट्यूट के मटेरियल से लिया हूं मैंने, कि क्वेश्चन नंबर आपका इलस्ट्रेशन नंबर पर क्या होगा कि आपको साथ साथ भी मटेरियल खोल के देख सकते हो क्वेश्चन को, तो प्रॉब्लम नहीं हो, आपको क्वेश्चन को समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर बाद में भी वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए होगा ना, तो आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा, फिर आंसर लिखा होगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्या मालूम को चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन के मेंशन में कर देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ने हमने इंस्टीट्यूट के 12.12 पेज में दिया है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। हमें अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। MS Omega is a departmental store having 3 departments X, Y and Z. The information regarding 3 departments for the year ended 31st March 2001 ही इसे पढ़ेंगे, वो 21-20 छोड़ दो उसे, 31st March 2001 are given below. ओपनिंग स्टॉक, तो ये पूरा आइडेंटिफाइड एक्सपेंडिचर हो गया कि किस डिपार्टमेंट का कितना एक्सपेंडिचर ये हो गया, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से हम चार्ज कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 36,000, 24,000, 20,000 XY Z रेस्पेक्टिवली। परचेज 1,32,000, 8,000, 44,000। डेप्टर्स ऑफ द एंड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन ईच डिपार्टमेंट। देन ये वाला जो दे दिया ना, फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इन स्क्वायर फुट, मतलब डिपार्टमेंट ने, किस डिपार्टमेंट ने कितना एरिया लिया है उस बिल्डिंग के अंदर, 3,000 स्क्वायर फुट, 2,500 स्क्वायर फुट, 2,000 स्क्वायर फुट बाय X एंड Y एंड Z रेस्पेक्टिवली। तब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 25 एम्प्लॉइज, 20 एम्प्लॉइज एंड 15 एम्प्लॉइज इन X, Y एंड Z रेस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड
मतलब इन यूनिट्स में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है, 300 यूनिट्स, 200 यूनिट्स एंड 100। अच्छा, पहले ये जो पार्ट था आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया एंड इनकम का पार्ट हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर एंड इनकम हो गया, ठीक है, जो आइडेंटिफाइबल है। और ये कुछ बेसिस दिया है, इसमें कुछ सही लगेगा, कुछ प्रोपोर्शनेट का बेसिस दिया है, एलोकेशन के लिए कुछ बेसिस दिया है, मगर आपको किस एलोकेशन यूज करे हुए, किसके लिए किस से यूज करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम देखेंगे किसके लिए क्या फिट रहेगा, ठीक है। अभी आ गया कि ये जो ये नीचे वाला टेबल में ना, द बैलेंस अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स ऑफ द ईयर गिवन बिलो, ये जो हो गया आपका कॉमन एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे कि कैरेज इनवर्ड 3000, कैरेज आउटवर्ड 2700, सैलरीज 48,000, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, ऐसे ऐसे आपका सब हो गया। तो हम क्या काम करते हैं ना, एक इसके साइड में कुछ लिख देते हैं। ये आपका हो गया एक कैरेज इनवर्ड, किस हिसाब से डालोगे, बेसिस के हिसाब से, परचेज के बेसिस से कैरेज इनवर्ड और परचेज करोगे, इसके टाइम पे जो देते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए कस्ट, परचेज के टाइम से आपका गुड्स इन होने से, तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो परचेज के हिसाब से डालोगे, इसको सेल्स के हिसाब से डालोगे, सैलरीज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, बेसिस, एडवर्टाइजमेंट किसके हिसाब से, सेल्स के हिसाब से या टर्नओवर के हिसाब से, डिस्काउंट अलाउड डेप्टर को देते हो सेल्स के ऊपर, देन डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज, रेंट रेट, टैक्सेस, रेंट जो होता है ना, फ्लोर एरिया दिया है ना, किस एरिया कितने लिया है, फ्लोर एरिया की बेसिस पर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू दिया है क्या, दिया था, मुझे लग रहा था, हाँ वैल्यू ऑफ फर्नीचर इधर दिया है, ऊपर के टेबल पे ऊपर देखोगे तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर को इस डिपार्टमेंट का, तो इसी हिसाब से तो आप क्या करोगे कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर के हिसाब से डाल लोगे, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यूनिट्स के कंज्यूम के हिसाब से, पावर यूनिट, लेबर ऑपरेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से हो गया, क्या इसमें है। फिर और एक यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट, लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट। अच्छा, बैड डेट्स भी एक कॉमन एक्सपेंडिचर हो गया ना, हर डिपार्टमेंट का सेल हो, अब देखोगे अगर डिपार्टमेंट सेल्स कि सारे डिपार्टमेंट का भी सेल्स हुआ है, अगर वो ट्रांसफर भी हो सकता है मगर सेल्स हुआ है तो ट्रांसफर से ज्यादा बैड डेट नहीं होता है। और हम देखेंगे इंटरनल डिपार्टमेंट से कुछ भी मार्केट भी होता है तो 5% जो चार्ज हुआ है ना, वो डिपार्टमेंट बैड डेप्ट हुआ है, वो डेप्टर के ऊपर बैड डेप्ट हुआ है, ठीक है। जो डेप्टर है आपका, जो डेप्टर बचा है यहाँ पे ना 15,000 10,000 उसके ऊपर, तो हम जो प्रोविजन बनाएंगे इसको भी डेप्टर के हिसाब से हम चार्ज कर लेंगे, डेप्टर्स के जो वैल्यू के, डेप्टर के वैल्यू के ऊपर जिस डिपार्टमेंट में उसके ऊपर उतना प्रोविजन लगा लेंगे बंडल। अभी सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, मैं सॉल्यूशन ऐसे सॉल्व कर पहले से सॉल्व करके रख देता हूँ कि टाइम ज्यादा सेव हो जाए, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल जहां पे मार्किंग करूंगा सिर्फ यहाँ देखना है हमको, पूरा पूरा मैं मार्किंग करूंगा, पूरा एक साथ देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया थोड़ा पॉज कर लो, फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे से समझो, फिर उसके बाद आंसर के ऊपर आ जाओ। अभी देखते हैं आंसर कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, हम एक कलम बनाओ, कितना कलम बनाओगे कि एक पर्टिकुलर्स बनाएंगे, फिर बेसिस ऑफ एलोकेशन, टोटल कलम एक जितना अमाउंट है, फिर एक्स का, वाई का, जेड का रिस्पेक्टिवली बना देंगे। पहले रेवेन्यू के पार्ट आएंगे, रेवेन्यू के अंदर सेल्स वो किस डिपार्टमेंट का और किस डिपार्टमेंट का, एक्स का 180,000, वाई का दिया है 135,000, 90,000, टोटल मिला के हो गया 4,05,000। क्लोजिंग स्टॉक आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में दिया है 45,000, 17,500, 21,000, एग्रीगेटली हो गया आपका 83,500। फिर टोटल हो गया रेवेन्यू का आपका 4,88,500, 2,25,000, 1,52,500, 1,11,000। अभी आते हैं कि एक्सपेंसेस के ऊपर, आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है 36,000, 24,000, 20,000 रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, एग्रीगेटली हो गया 80,000।
फिर परचेज से आपका दिया है 1,32,000, 88,000, 44,000, आपका एग्रीगेट हो गया 2,64,000। फिर आ गया आपका मेन कॉमन एक्सपेंडिचर में कैरेज इनवर्ड, जिसको हम परचेज के हिसाब से डालोगे। परचेज का रेशियो क्या है 2,64,000, सॉरी ये तो आपका एग्रीगेट हो गया 1,32,000, 88,000, 44,000। अगर मैं 3,000 दिया है ना, टोटल में दिया हुआ है, तो 3,000 को हम क्या करोगे कि इस डिपार्टमेंट के लिए कितना है, एक्स के लिए, तो 3,000 कितने के लिए 2,64,000 परचेज के लिए है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 2,64,000 इंटू 1,30,000, 32,000। ठीक है, 1,32,000 मतलब यहाँ पे एक्स डिपार्टमेंट के लिए देखेंगे तो क्या होगा कि आपका टोटल कैरेज इनवर्ड है 3,000। ये कितने सेल्स जो परचेज पर हुआ है, सही परचेज पर 2,64,000। ठीक, अभी एक्स के लिए कितना परचेज हुआ है 1,32,000, तो इसी हिसाब से निकालेगा आपका 1,500। या आप एक काम करो 1,32,000 ज्यादा इजी करने के लिए कैलकुलेशन 1,32,000 वर्सेस 80,000 वर्सेस 44,000, उसका रेशियो निकालोगे तो ये 000 सबसे निकल गया 132 बच्चा, 88 बच्चा, फिर 44 बच्चा। अगर ऐसे ही निकाल लो रहोगे, डिवाइड कर लोगे कॉमन नंबर से, तो फाइनली आ जाएगा 3:2:1, तो 44 दुगने 88, उसके 3 टाइम्स हो गया 132, 3:2:1, इसका टोटल हो गया 3:2:1 = 6। तो आप कैसे करोगे कि 3,000 एक्सपेंडिचर है आपका पूरा रेशियो है कितने 6, 3:2:1, देन क्या करोगे ना 6 डिवाइडेड बाय 3 कर लोगे एक्स के लिए। ठीक है, आपका आ जाएगा 1500। हो गया, इसी हिसाब से दूसरे के लिए निकाल सकते हो। फिर टोटल हम कर लिए कि एक्सपेंसेस का टोटल कितना हो गया 3,47,000, 1,16,000, 1,13,000, 64,000। फिर निकल के आ गया कि आपका रेवेन्यू टोटल, देन आपका 4,88,000, फिर 3,47,000 का एक्सपेंसेस पे निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही दूसरे कुछ सारे डिपार्टमेंट का आ गया। देन डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम हुआ है, जिसको हम डिस्काउंट रिसीव सप्लायर से मिलता है, तो परचेजेस के हिसाब से सप्लायर से हम परचेज करते हैं, तो परचेज के रेशियो से मतलब आपका 3:2:1 रेशियो में हम ये 1800 को जो दिया है क्वेश्चन में, तो उसको हम 3:2:1 में डिवाइड कर लेंगे। फिर सैलरी आ गया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से 48,000, उसको डिवाइड कर लेंगे। 48,000 क्या है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस हम डाल देंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपका कितना हो गया हुआ था, थोड़ा देख लेते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपका था 25, 20, 15। अगर इसको हमने रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, अच्छा फिर मेरे को याद चला गया, 25, 20, 15, 25, 25, 20, 15। अगर 5 में डिवाइड हो सकता है 3, 4, 5। ठीक है, 5:4:2 ऐसे ही निकालोगे। फिर 48,000 से हम क्या करोगे 48,000 टोटल एक्सपेंडिचर है इंटू 5, 4, 5 + 4 9 + 3 = 12, तो टोटल हो गया 12। इसमें 5 कितना आएगा आपका 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका 20,000 निकला। फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट का इस हिसाब से निकाल लोगे। कैरेज आउटवर्ड आपका टर्नओवर के रेशियो से, टर्नओवर मतलब सेल्स के ऊपर के रेशियो पे 27,000 है, उसको निकालना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपका है 2700, उसको भी टर्नओवर के ऊपर निकाल लोगे। डिस्काउंट अलाउड 2250 है, इसको भी टर्नओवर ऊपर डिस्काउंट सेल्स के ऊपर देते हैं। रेंट रेट टैक्सेस दिया है 7,400। आपका बेस्ट इक्विटेबल मेथड क्या होगा, फ्लोर के पेसेस के ऊपर आप डाल दो। अगर फ्लोर पेसेस का भी दिया है कितना कितने की दिया है फ्लोर पेसेस आपका 3,000, 2,500, 200, उसी हिसाब से रेशियो कितना आएगा आगे देखते हैं। तो 0000 निकल गया 30, 30, 25, 20। आपका 5 से डिवाइड करने से 4, 5, 6:5:4 आ गया रेशियो आपका। 6 कहाँ गया
6:5:4, आपका 6×4 = 10, वही 15, तो आपका 7,500 हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। इससे रेशियो आपका 15 से 6 इसका है, तो आपका कितना आता है 7,500 इन 6 डिवाइडेड 15, 3,000 आपका आ गया, ये वाला 3,000। इसी रेशियो से हम दूसरे को भेज सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर दिया है जो 1,000 रुपीज का दिया है ना, उसको इस रेशियो से। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यूनिट ऑफ कंज्यूम्ड सर्विसेज 3,000 को इसी रेशियो से 3:2:1 में। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से 2,400 आपको डिवाइड कर दोगे। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, जिसको 5% ऑन डेप्टर की वैल्यू के ऊपर हम ये करेंगे कि दिया है ना डेप्टर के ऊपर 5% आपको प्रोविजन लेना है, कि डेप्टर आपका कितना है, डेप्टर आपका हो गया कि आपका डेप्टर कहाँ है भाई, एक डेप्टर है 15,000, तो निकाल लेता है इनसे में, ये आपका डेप्टर हो गया ये वाला। तो आपका डेप्टर पहले XYZ, इसमें आपका डेप्टर है, डेप्टर है 15,000, 10,000, 10,000, ठीक है बराबर है। तो प्रोविजन कितना लगेगा कि 5% लगेगा ऑन डेप्टर, तो डेप्टर के ऊपर 5% आपका कितना आएगा 5% ऑन एबव, कितना आ जाएगा 15,000 का 5% आपका आ गया 750, देन 10,000 का 5% आपका आ जाएगा 500, ठीक है, ये 500 आ गया, ये भी 500 आ गया, 750 500 500 आपका हो गया कितना 750 500 500, टोटल हो गया 17,500। इसके ऊपर हमें वर्किंग नीचे बना देते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर में सर बन जाएगा। वर्किंग नोट 0, कैलकुलेशन प्रोविजन बैड डेब्ट्स, डिपार्टमेंट XYZ। डेप्टर का कितना वैल्यू है आपका 15,000 है और 10,000 है, 10,000 है, देन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट that is 5% on debtors, right, 5% into 15,000, ये आपका होगा 750, 5% into 10,000, ये आपका हो गया 500, 5% into 10,000, ये आपका हो गया 500, ठीक है। यहाँ पे हम रेफर कर देते हैं कि वर्किंग नोट नंबर 01 हो गया, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना, हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे कि डिपार्टमेंट को अगर कॉस्ट से ट्रांसफर नहीं होके कुछ डिफरेंट प्राइस में ट्रांसफर कर, कुछ एडिशन ऐड करके वो ट्रांसफर करेंगे, क्यों करेंगे तो समझ में आ गया। थोड़ा हम कल ज़्यादा एलोबोरेट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखें उसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेंगे। नेक्स्ट क्लास में, फाइनल क्लास में हमको मेमोरेंडम अकाउंट और MCQ को कवर करोगे, तो तीनों क्लास में ये वाला इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अच्छा, आप पढ़ाई कैसे चल रहा है, ठीक ठाक, ठीक ठाक चलना, बिल्कुल इधर उधर का बात दिमाग में डालना नहीं। अगर कुछ
कौन पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको कितना पढ़ाई कर रहा है वो खुद डिसाइड करोगे। वो एक पन्ना लो, कितना पढ़ाई आपको करनी चाहिए आप सोचोगे, और पढ़ाई के बीच में कुछ सोचना मत। अगर चाहोगे तो कुछ ब्रेक ले लो, मगर वो पढ़ाई के साथ साथ सोचने लगोगे तो सोचने से ज़्यादा चला जाएगा माइंड, पढ़ाई आपका आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई के ध्यान दो, इधर उधर कुछ इमोशनल में जितना हो सके इमोशनल से दूर रहिए। इमोशनल जितना आप अटैच रहोगे उतना प्रेशर आपको बढ़ जाएगा माइंड के ऊपर, पढ़ाई से ध्यान हटता जाएगा। तो इमोशनल को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, वो एक बड़ा चीज है। आप मुझे गलत सोचोगे तो सोचने दीजिए, सोचिए, मगर आपके पढ़ाई के लिए बिल्कुल जरूरत है कि आपको इमोशनल से दूर हटना है। इतना नहीं कि आपको कुछ को परवाह नहीं, परवाह करिए मगर इमोशन नहीं हुई। अगर इसके बारे में सोच के इमोशनल हो जाएगा, ये कितना कष्ट पा रहा है, कितना इसका कितना प्रॉब्लम है, मेरा कितना प्रॉब्लम है, इस सारे के सारे हम दर्द बनाएगा मगर कुछ नहीं कर पाएगा, आपको डेवलपमेंट के राहों पर नहीं ले जाएगा शरीर। ठीक है, आप अगर कुछ हेल्प करना चाहते हो उस बंदे को जिसको आपको जरूरत है, वो जरूर कीजिए, मदद जरूर कीजिए, मगर उसके बारे में सोच के आपके माइंड के ऊपर प्रेशर मत लाइए। अगर कुछ करना है डोनेट, कुछ को देना है खाने के लिए तो खाने के लिए दे दीजिए, मगर ये नहीं मत सोचिए कि वो खाना नहीं पा रहा है, कितना भूखा सो रहा है, कितना दर्द सो रहा है, ये मत सोचिए। आपको अगर चाहिए तो कुछ दान कर दीजिए, खाने के लिए कुछ उसको दे दीजिए कुछ फूड, मगर ठीक है। इसी के साथ, इस कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर सक्सेस पाएंगे। ये नहीं पढ़ाई की, आपका पहला मोटिव पढ़ाई होनी चाहिए, सेकंड आपके आर्टिकलशिप होनी चाहिए, थर्ड में इस सारे के बंडल में रखिए, उसको प्लानिंग कीजिए कि कितने किसको मैं कितना टाइम दूं, प्लानिंग पढ़ाई को कितना दूं, आर्टिकल को कितना दूं, और फैमिली के साथ कितना टाइम दूं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना मैं टाइम दूं, इस सब। और एक किसी को भी कम मत सोचना, कुछ को ज्यादा मत सोचना, सब चाहिए आपके लिए, और इमोशनल से दूर रहिए, हो सके तो एम्पैथी दिखाइए, सिंपैथी नहीं। ठीक है, इसके साथ हम रहते हैं, आपके दिन अच्छे से जाए। ठीक है, थैंक यू।